नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका कानूनी जानकारी से जुड़े हमारे इस खास कार्यक्रम लीगल लिटरेसी में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। इस कार्यक्रम में हम हर बार अलग अलग विषय पर कानून से संबंधित आपको अहम जानकारियां देते हैं, कानूनी राय देते हैं। और आज हम बात करने जा रहे हैं पर्यावरण कानून पर। हम जानेंगे कि ये कानून क्या है, संविधान में इसे कैसे वर्णित किया गया है, किस तरह से इसकी महत्ता होती है और साथ ही कुछ केस स्टडीज पर भी हम बात करेंगे। तो चलिए इस कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं हमारी गेस्ट हाईकोर्ट अधिवक्ता सिमरन कौर लूथरा जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस शो पर। नमस्कार। पर्यावरण कानून, जैसा कि नाम से ही हम समझ रहे हैं मैम कि पर्यावरण से संबंधित ये कानून है, किस तरह से इसे वर्णित किया गया है और कितना ये आज के दौर में हम कह सकते हैं आवश्यक है? जी, एनवायरमेंटल लॉ यानी कि हमारे आसपास जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, नेचुरल बायोडाइवर्सिटी है या जो जैविक ये है, उन सबको प्रिजर्व करना, लोगों की हेल्थ एंड सेफ्टी को इंश्योर करना कि भाई किसी प्रकार से लोगों का स्वास्थ्य ना खराब हो। रिसेंटली आप देख रहे थे कई सारे एग्जांपल्स ऐसे थे कि भाई नर्मदा नदी में इतना पोल्यूशन हो गया है कि लोग वहां पे जा नहीं पा रहे। गंगा नदी में इतना पोल्यूशन हो गया है, इंडस्ट्रियल वेस्ट चला गया है कि वहां लोग गंगा स्नान नहीं कर पा रहे हैं। तो इस प्रकार से कई सारे ऐसे हमारे जो बायोडाइवर्सिटी को, जो नेचुरल जितने भी रिसोर्सेज हैं, उन सबको हैम्पर करने वाले जो इंडस्ट्रीज होते हैं या जो हम कॉमन पर्सन भी होते हैं, लकड़ी का उत्पाद करने के लिए पेड़ काट दिया। अगर किसी का जानवर का मांस खाना है तो उसका मांस, उसको जानवर की हत्या कर दी। तो इस प्रकार से कई सारे ऐसे चीजें होती हैं। तो इन सब चीजों को एक रिस्ट्रिक्ट करना कि कैसे आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सके, यानी कि पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाते हुए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी किया जा सकता है। इस चीज को, कंसेप्ट को लाना, साथ ही साथ उसको इम्प्लीमेंट करना, उसके लिए एनवायरमेंटल लॉ क्या है, क्या महत्व रखता है, इस चीज की स्टडी करनी बहुत आवश्यक हो जाती है। एनवायरमेंटल लॉ इसी के लिए लाया गया है कि हमारे पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे। अभी आप टेम्परेचर देख रहे होंगे 45 डिग्रीज 47 डिग्रीज तो मामूली तरीके से पहुंच जा रहा है गर्मियों के सीजन में। तो इस चीज का सोल्यूशन क्या है? जब तक पर्यावरण नहीं बचेगा तब तक ह्यूमन सोसाइटी नहीं बचेगी। ह्यूमन सोसाइटी नहीं बचेगी तो फिर आप डेवलपमेंट का क्या करोगे, आप इंडस्ट्रीज का क्या करोगे, गाड़ियों का क्या करोगे? तो इसके लिए इन्वायरमेंटल लॉ का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है अमित जी। बिल्कुल, और इसकी महत्ता हम इसी से समझ सकते हैं क्योंकि जब पर्यावरण है और उसे हम दूषित करते हैं तो किसी तरह की सख्ती भी बहुत जरूरी होती है। आगे अलग अलग फैक्टर्स पर भी हम बात करेंगे, लेकिन हम आगे बढ़ने से पहले चाहेंगे कि हम हाल ही में हुए पर्यावरण कानून के किसी ऐसे मामले पर भी चर्चा करें जो विशेष रूप से आपको बहुत प्रभावी रहा हो। जी, M.K. रंजीत सिंह एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, ये एक ऐसा केस था जिसमें बताया गया था कि एक मानव का ये अधिकार है कि वो हेल्दी इन्वायरमेंट में रहे, उसको साफ जल, साफ हवा, साफ पानी, सारी चीजों का फैसिलिटी प्रोवाइड हो। ये इसका जीने का अधिकार है, राइट टू लाइफ है। ये चीज इसमें डिसाइड किया गया था कि क्लाइमेट चेंज के जो एडवर्स इफेक्ट होते हैं, जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं, उस चीज से भी प्रोटेक्ट करके रखना एक मानव जीव को, ये भी उसका राइट टू लाइफ है। तो इस प्रकार से आर्टिकल 21 की बात इसमें की गई थी और ये डिक्लेयर किया गया था कि साफ, स्वच्छ और हेल्दी इन्वायरमेंट में रहना एक मानव का अधिकार है। साथ ही साथ इस केस में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड लेसर फ्लोरिकन, एक एंडेंजर्ड पक्षियों की स्पीसीज थी, उनके प्रोटेक्शन के लिए भी बात की गई थी। उसके लिए भी लॉ बनाया गया था कि कैसे उनको प्रोटेक्ट किया जाए। जी अमित। बिल्कुल मैम, भारतीय संविधान में पर्यावरण संरक्षण का किस तरह से हम देख सकते हैं वर्णन मिलता है और भारतीय संविधान पर्यावरण संरक्षण का समर्थन कैसे करता है? जी, जब हम नीति निर्देशक तत्व को देखते हैं हमारे संविधान के, वो इसीलिए बनाए गए थे कि उनका गाइडलाइन लेते हुए ही जो कानून बनाने वाली जो बॉडी है हमारी लेजिस्लेचर है, वो उस हिसाब से ही कानून बनाए कि हमारे देश को हम आगे समय में क्या देखें। तो नीति निर्देशक तत्वों के आर्टिकल 48A में ये चीज बताया गया था कि इन्वायरमेंट को बचा करके रखना, पर्यावरण को बचा करके रखना
और फॉरेस्ट को बचाना और वाइल्ड लाइफ को बचाना जो है, ये हमारे देश का ये उसी अकॉर्डिंग हमारे कानून बनने चाहिए, उस अकॉर्डिंग हमारा इसमें योगदान होना चाहिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, लॉ मेकिंग बॉडीज का, लॉ फ्रेमर्स का। साथ ही साथ आर्टिकल 51A(G) ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, हमारा ये कर्तव्य है कि हम पर्यावरण की रक्षा करें, साथ ही साथ नेचुरल इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करें, फॉरेस्ट को बचाएं, लेक्स को बचाएं, नदियों को बचाएं, वाइल्ड लाइफ को बचाएं। ये हमारा होना चाहिए। लिविंग क्रिएचर्स के प्रति हमारा जो भाव है वो एक सुगम तरीके से होना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य है। ये कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे ऊपर ड्यूटी इंपोज की थी कि ये आपका कर्तव्य है, आप ये चीजों को करें। तो इस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त भी जो फ्रेमर्स है उन्होंने इस चीज का ध्यान रखा था कि पर्यावरण जो है हमारा सुरक्षित रहना चाहिए। जी अमित। जी बिल्कुल। पर्यावरण कानून के संदर्भ में आज हम जनहित याचिका पर भी बात करेंगे। हालांकि जनहित याचिका क्या होती है इसे हमने अलग से लीगल लिटरेसी के एपिसोड में डिस्कस किया है, लेकिन मैम पर्यावरण कानून के संदर्भ में अगर हम देखें तो पीआईएल की अवधारणा की व्याख्या हम किस तरह से कर सकते हैं? जी, जब पर्यावरण की बात आती है तो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के लिए जो डिग्रेड कर रहा है, जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है, तो वो पे करेगा, पोल्यूटर पे करेगा। साथ ही साथ वो इस प्रकार के कृत्य नहीं करेगा जिससे इन्वायरमेंट डिग्रेड हो। तो पीआईएल उसका बहुत इंपॉर्टेंट महत्व रखता है। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में पीआईएल पे जब चर्चा की थी तो यही डिस्कस किया था कि अगर कहीं भी आपको लगता है कि पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है, कहीं माइंस बन रही है और वहां पे जैसे हम हसदेव बचाओ अभियान, वो उसके बारे में हमने काफी चीजें देखी कि वहां पे जो वाइल्ड लाइफ है उसको, फॉरेस्ट है उसको काफी ज्यादा डिग्रेड किया जा रहा था। साथ ही साथ हम गंगा रिवर पॉल्यूशन केस के बारे में हमने चर्चा किया था एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में, जिसमें बोला गया था कि जो गंगा रिवर है उसको पोल्यूट ना किया जाए, वहां पे आप वेस्ट को डिपॉजिट ना करें। साथ ही साथ हमने ताजमहल के केस को डिस्कस किया था कि ताजमहल का जो मार्बल है उसका कलर चेंज ना हो, उसके लिए इंडस्ट्रीज को ही पूरा का पूरा रिलोकेट कर दिया गया था। तो पीआईएल के माध्यम से ही ये सारी चीजें मुमकिन हो पाई थी। डिफॉरेस्टेशन, जो पेड़ कटने की जो प्रक्रिया है उसको भी रेगुलेट करने के लिए अगर लगता है कि यहाँ पे पेड़ कट रहे हैं, इस पे जनहित याचिका जानी चाहिए, तो उसके लिए आपको आप फाइल कर सकते हैं। आप जो पर्सन जो एनवायरमेंट को डिग्रेड कर रहा है उसके अगेंस्ट में जनहित याचिका डेफिनेटली फाइल कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक्टिविस्ट, आप जागरूक होना जरूरी है और आपको हितबद्ध आप हो या ना हो, आपको बस लगना चाहिए कि यहाँ पे गलत हो रहा है तो आप डेफिनेटली याचिका दायर कर सकते हैं। जी अमित। बिल्कुल, ये कानून तो आ चुका है मैम, लेकिन इसके बावजूद आज हम अगर देखें तो आज के दौर में पर्यावरण कानून के सामने सबसे बड़ी जो चुनौतियां हैं वो कौन सी हैं? जी, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है डिस्कस करने का, क्योंकि कानून तो है लेकिन उसका एप्लीकेशन है या नहीं, उस चीज को कौन देखता है। जब आप देखते हैं कि हमारी कंट्री में, तो मैं ओपनली ये चीज बोल सकती हूँ, करप्शन बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करता है। अगर किसी इंडस्ट्री को एक एरिया में सेटअप करना है तो वो डेफिनेटली कुछ करप्ट प्रैक्टिसेस करके, पैसे वैसे दे करके उस एरिया को कवर कर लेगा। इस बात की सूचना भी लोगों को नहीं पड़ेगी और उसने वो राइट्स परचेज कर लिए कि यहाँ पे वो माइनिंग कर सकता है, यहाँ पे वो फैक्ट्री सेटअप कर सकते हैं, यहाँ पे ये सारी चीजें कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। हमारे पास लॉज ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं कि किस क्राइटेरिया में आपको अप्रूवल मिलना चाहिए, किस क्राइटेरिया, और वो क्राइटेरिया भी मैं आपको बता देती हूँ कि इन्वायरमेंट को लॉस ना पहुंचे। इस प्रकार से आप अपने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को, अपने जो कमर्शियल गेन्स है उस चीज को आप मॉनिटर कर सकते हैं। लेकिन अगर ये चीज आप अपने आसपास प्रैक्टिकल एग्जांपल्स में आप नहीं देखेंगे। लॉज है कि नदियों को पोल्यूट नहीं करना चाहिए, लेकिन आप आज भी देखते हैं कि कई सारी कंपनीज है अपने वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होते हैं उसको डिपॉजिट कर देते हैं नदियों में। वाइल्ड लाइफ उससे कितनी हैम्पर होती है, मछलियां कितनी, जो एक्वेटिक एनिमल्स है वो कितने ज्यादा उससे अफेक्ट होते हैं। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। साथ ही साथ क्लाइमेटिकल चेंज, उसके लिए आप पीयूसी का जो कंसेप्ट देखते हैं कि गाड़ियों में से इमिशन कितना हो रहा है, उस चीज को कंट्रोल करना है। लेकिन पीयूसी कौन जेन्युइनली चेक करवा के ले रहा है, वो भी आप देखें। आप स्वयं जानते हैं इस चीज को कि आप बस जाकर के पीयूसी के लिए पैसे दे देते हैं, आपको मिल जाता है, उसमें चेकिंग भी नहीं करते कुछ लोग। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। साथ ही साथ एनफोर्समेंट, कंप्लायंस करने के लिए, ये कोई क्राइम मतलब क्रिमिनल दायरे में तो है नहीं इन्वायरमेंटल लॉ जिसमें पुलिस इसमें एक्टिव होगी, या कोई पोल्यूशन कर रहा है तो उसके खिलाफ में अरेस्ट हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं। ये सिंपल है, तो इसके लिए आप रिपोर्ट करेंगे, उसको अप्रूव करने के लिए आप चक्कर लगाते जाएंगे। तो इसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि कानून है उसका कंप्लायंस होना बहुत मुश्किल है। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, आजकल सबसे बड़ा चैलेंज आ जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट और केमिकल पोल्यूटेंट्स का।
था। तो जब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, मोबाइल फोन्स हो गए, केमिकल वेस्ट हो गए कि केमिकल इंडस्ट्री से निकलने वाले वेस्ट हो गए, उनको कैसे डिपॉजिट किया जाए, तो उसके लिए भी कानून बने हुए हैं, उसके लिए भी बनाया गया। जैसे हमारे घर से कोई कचरा लेकर के जाता है तो उसके लिए एक अलग जगह बनाई गई है, लेकिन फिर भी आप देखते हैं कि आजकल कचरा रोड में भी दिखता है और वर्क प्लेस में भी दिखता है और जगह जगह पे एक मतलब लेकर के जाने वाले भी लेकर के नहीं जाते हैं। तो ये भी एक चैलेंज होता है, कानून है लेकिन उसका एप्लीकेशन नहीं है। जी अमित, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है और कैसे इससे हम दूर कर सकते हैं इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन मैम, पर्यावरण कानून जो है वो व्यवसायों को भी बहुत प्रभावित करता होगा, किस तरह से इसका इफेक्ट होता है बिजनेस पर और व्यवसाय अनुपालन कैसे हम इसके माध्यम से सुनिश्चित कर सकते हैं? जी, अगर आप किसी लकड़ी का प्रोडक्ट यूज करते हैं तो लकड़ी का प्रोडक्ट यूज करने के लिए जरूरी होता है कि आप पेड़ काटें। तो उसके लिए यूसेज के लिए लॉज हैं कि आप कितने मात्रा में पेड़ काट सकते हैं। अगर आप पेड़ काट रहे हैं तो उसके बदले में आप कितने पेड़ लगा रहे हैं। तो ये एक होता है। जब इन्वायरमेंटल लॉ बिजनेस को कैसे इंपैक्ट करता है इसकी अगर हम चर्चा करते हैं तो बहुत सारे कंपनीज को रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने होते हैं। साथ ही साथ रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए एमिशन का। अगर फैक्ट्री में से कोई एयर पोल्यूशन हो रहा है तो उसमें एक डिग्री होती है कि आप इतने डिग्री तक ही एमिशन कर सकते हैं, उससे ज्यादा आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो बैलेंस करने की कोशिश करते हैं कि पोल्यूशन ज्यादा ना फैले। और साथ ही साथ ये भी रूल है कि जो इंडस्ट्रीज है वो जो रहीवासी एरिया है उससे थोड़ा बाहर हो। तो आप देखते हैं कि सिटीज में भी कहीं कहीं पे ऐसी चीजों का नॉर्म्स का कंप्लायंस नहीं होता है, लेकिन रूल्स तो डेफिनेटली है कि इंडस्ट्री एमिशंस और वेस्ट मैनेजमेंट, साथ ही साथ यूसेज, रिसोर्सेज का जो यूसेज है उसके लिए भी लॉज डेफिनेटली एग्जिस्ट करते हैं। तो इन्वायरमेंटल लॉ इस प्रकार से बिजनेस को इम्पैक्ट करता है कि वो रेस्ट्रिक्ट कर देता है कि आप इस तरीके से ही अपना इन्वायरमेंट को डिग्रेड या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट करते हुए उन चीजों को करें। कई सारी ऐसी भी कंपनीज है जो ये चीज करती भी है कि वो इन्वायरमेंट, अगर वो पेड़ काट रही तो पेड़ लगाती भी है। साथ ही साथ ऐसे कई सारे उन्होंने मुहिम भी चलाई हुई है, पेड़ लगाने की मुहिम हो गई, नदी जो है वो उसकी हाइजीन और क्लीनलीनेस के लिए भी मुहिम है। तो ऐसे कई सारे एनजीओज भी है, कई सारी कंपनीज भी है जो ये चीज को अडेप्ट करती है। जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी कि जो एज अ कंपनी अगर वर्क कर रहा है तो वो समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी जो है उसको भी कंप्लाई करने के लिए कई सारे ऐसे चीजें करती हैं। जी अमित जी मैम, जैसे कि हमने चर्चा की थी कि पर्यावरण कानून के सामने कई चुनौतियां भी हैं, लेकिन क्या प्रायोगिक तौर पर इन चुनौतियों को धरातल पर दूर किया जा सकता है? किस तरह के कदम उठाए जा सकते हैं? जी, इसके लिए सबसे पहले आप अपने सोशल मीडिया हैंडल पे एक्टिव रहें और साथ ही साथ आपको जहां रिपोर्ट मिल रही है वहां पे आप कंप्लेन लॉन्च कर दें। तो ये है, यही चैलेंज का यही है कि आप सरकार के नजरों में जो सेंट्रल और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हैं उनके पास इस चीज की इंफॉर्मेशन तो पहुंचाएं, कंप्लेन तो लॉन्च करें कि इस प्रकार से एमिशन किया जा रहा है, इस प्रकार से पेड़ कटे जा रहे हैं। आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में PIL फाइल कर दीजिए कि इस प्रकार से यहाँ पे ये चीजें हो रही हैं। तो वो चीजें काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगी। हमने जैसे PIL के महत्व के बारे में डिस्कस किया था, तो यहाँ पे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है कि अगर आप डायरेक्टली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाते हैं या याचिका दायर करते हैं तो वो याचिका पे डेफिनेटली अब n नंबर ऑफ केसेस में हमने देखा ये कार्रवाई होती है। तो कार्रवाई अगर होती है और आप अवेयर भी हैं तो आप सोशल मीडिया के माध्यम से उस चीज को आप और लोगों को जागरूक करें, कैंपेन्स करें और साथ ही साथ उसमें आप सोसाइटी में भी अवेयरनेस फैलाएं, अपने बच्चों को भी सिखाएं। इस प्रकार से आप अवेयर रहें और याचिका भी दायर करें। जी हाँ, बिल्कुल मैम, भारत में पर्यावरण न्याय शास्त्र को आकार देने वाले सर्वोच्च न्यायालय के कौन से ऐसे ऐतिहासिक मामले हैं या फैसले हैं जिन्होंने महत्वपूर्ण रूप से आकार दिया है? जी, इसके लिए MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के बारे में मैंने डिस्कस किया था। MC मेहता बहुत ही ज्यादा सोशली एक्टिविस्ट थे एनवायरमेंट को लेकर के। कहीं भी अगर पेड़ कट रहा है तो याचिका जाती थी, अगर एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो रहा है, एयर पोल्यूशन हो रहा है तो उसमें याचिका जाती थी, नदियों में, गंगा रिवर में पोल्यूशन हो रहा है वहां पे याचिका जाती थी। तो MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस में ये चीज आया था कि स्वतंत्रता से जीने का अधिकार और हेल्दी एनवायरमेंट में जीने का जो अधिकार है वो आर्टिकल 21 के तहत प्रोटेक्टेड है और अगर वहां पे
पे अगर इन्फ्रिंजमेंट होता है तो वो डायरेक्टली रिट के माध्यम से भी, साथ ही साथ याचिका के जैसे हमने डिस्कस किया उसके माध्यम से भी कोर्ट में आया जा सकता है, और रिट के माध्यम से हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, इस प्रकार से भी रिट फाइल की जा सकती है। साथ ही साथ एक केस था वेलोर सिटीजन वेलफेयर फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल बताया गया था और पोल्यूटर्स पे प्रिंसिपल बताया गया था। तो इसमें यही बताया गया था कि अगर कोई पोल्यूटर है, अगर वो उस चीज का मैनेजमेंट ठीक से नहीं कर रहा है तो उसके ऊपर पेनल्टी होनी चाहिए और मॉनेटरी टर्म्स में पेनल्टी होनी चाहिए। अगर इस प्रकार का एग्जाम्पल सेट कर दिया जाए तो अन्य कंपनियां या वो स्वयं वो कंपनी भी इस प्रकार से पोल्यूशन नहीं करेगी। साथ ही साथ एक TN गोदरबन तिरुमुलपद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है, जिसमें भी फॉरेस्ट कंजर्वेशन के मेजर्स के बारे में डिस्कशन किया गया था। जी अमित। जी मैम, संवैधानिक उपायों के माध्यम से पर्यावरण कानूनों को लागू करने में न्यायपालिका की क्या भूमिका होती है, क्या इसका प्रोसेस होता है, ये भी जरूर बताएं। जी, हमने पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल के बारे में डिस्कशन किया था, तो वो पे कौन कराएगा, तो वो हमारी न्यायपालिका ही कराएगी। सेंट्रल एंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स के पास में आप याचिका एक कंप्लेंट फाइल करते हैं। कंप्लेंट पे आप देखेंगे कि पेनल्टी इंपोज की जाती है। अगर सर्वे होने के बाद ये सही में पाया जाता है तो उसमें कंपनसेशन पे किया जाता है, पेनल्टी पे की जाती है। तो ये एक है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में अगर आप फाइल करते हैं या हाई कोर्ट में अगर आप फाइल करते हैं, जनहित याचिका फाइल करते हैं या रिट फाइल करते हैं, तो उसमें भी प्रिवेंटिव जो है मेजर्स या प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल को अप्लाई करते हुए वो चीज पे डायरेक्टली लॉ बन सकता है, प्रेसिडेंट बन सकता है। तो वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। जी अमित, तो इस प्रकार से जो हमारी जुडिशियल सिस्टम है तो वो भी हमारे एनवायरमेंट को लेके एक्टिविस्ट है, और कई बार ऐसा होता है कि जस्टिसेस स्वेच्छा से कॉग्निजेंस संज्ञान ले लेते हैं इस प्रकार के मैटर्स का। जी अमित। जी मैम, न्यायिक निर्णयों के माध्यम से सतत विकास की अवधारणा को भारतीय पर्यावरण कानून में कैसे एकीकृत किया गया है? जी, इसके लिए सबसे मेजर एग्जांपल मैं नर्मदा बचाओ आंदोलन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के बारे में बताना चाहूंगी। इसमें भी बताया गया था कि अगर आप इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो वो बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए भी कर सकते हैं, क्योंकि कई कंपनीज ऐसा क्लेम करती है कि अगर हमें भविष्य की ओर जाना है, हमें एनवायरमेंट के मतलब अगर हमें प्रोग्रेस करना है, हमें प्रोग्रेसिव सोसाइटी में रहना है, तो हमको तो पेड़ काटना पड़ेगा, हमको तो नदियों को पोल्यूट करना पड़ेगा, हम और कहाँ डिपॉजिट करेंगे। तो ये केस में ये चीज बताया गया था कि आप एक अल्टरनेटिव ढूंढे, आप इस प्रकार से अल्टरनेटिव ढूंढे कि एनवायरमेंट को उस चीज का नुकसान ना झेलना पड़े। तो ये एक केस था जिसमें कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट बताया गया था। अगर आप घर बना रहे हैं तो आजकल आप देखते हैं कि कई सारे अपार्टमेंट्स हैं, वहां पे भी ग्रीनरी, फॉरेस्ट्री और गार्डन्स वार्डन सब चीज का प्रावधान दिया रहता है कि हाँ पेड़ लगा रहना चाहिए। पेड़ काट करके आप घर बना रहे हैं और उसमें कुछ नहीं, आप पेड़ आपने काट दिया है तो उसका कंपेंसेट भी करिए, उसमें आप घर में ही कई सारे ऐसे एनवायरमेंट फ्रेंडली चीजें रखें, एनवायरमेंट का ध्यान रखते हुए चीजों को करें। साथ ही साथ वेस्ट डिपॉजिट अगर आप कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज अगर फैक्ट्रीज अगर अपना वेस्ट नदियों में डिपॉजिट कर रहे हैं तो उसको फिल्टर करके करें कि जिससे बायोडाइवर्सिटी पे या मराइन लाइफ जो है, एक्वेटिक लाइफ जो है, उसको इम्पैक्ट ना पड़े। तो फिल्टर करके नॉन हार्मफुल हजार्डस चीजों को ना डिपॉजिट करें। तो इस प्रकार से ये चीज की इंपॉर्टेंस है। जी अमित। बिल्कुल मैम, क्या भारतीय पर्यावरण न्याय शास्त्र में एहतियाती सिद्धांत और प्रदूषक भुगतान सिद्धांत के महत्व पर चर्चा करके बता सकती हैं कि ये जो दोनों सिद्धांत हैं वो क्या हैं और इनकी इस कानून में क्या भूमिका है? जी, इसके लिए पहले अप्रूवल लेने के लिए प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल का लाया गया था। जो हम प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल की बात करते हैं तो अगर कोई कंसेप्ट होता है तो ये चीज इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होता है कि अगर कोई प्रोजेक्ट आ रहा है, इवन सरकारी प्रोजेक्ट्स में भी, तो ये चीज पर्यावरण पे किस प्रकार से इम्पैक्ट करता है उसकी एक रिपोर्ट बनती है। तो ये प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल है अमित। साथ ही साथ पोल्यूटर पे प्रिंसिपल, अगर किसी व्यक्ति ने पोल्यूशन कारित कर दिया है, अगर वो एयर पोल्यूशन कर रहा है या कुछ ऐसा कर रहा है, तो उसमें उसको दंडित किया जाए, उसके लिए इस चीज का सिद्धांत लाया गया। जी अमित। बिल्कुल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यून यानी कि एनजीटी की बात करने भी इसमें लाजमी हो जाती है, क्योंकि वो लगातार इसकी निगरानी करता है कि कहीं पर जो कानून है उसका उल्लंघन हो रहा है या नहीं। लेकिन क्या एनजीटी की जो बॉडी है इसका अलग से कोई पर्यावरण कानून है?
इनके जो प्रमुख पर्यावरण कानून होते हैं वो कौन से होते हैं और इसमें क्या इंगित होता है? जी, इसके लिए आपको समझना होगा कि इन्वायरमेंटल लॉ का दायरा कितना बड़ा है। पानी, हवा और साथ ही साथ इन्वायरमेंट, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, वाइल्ड लाइफ, ये सारे n नंबर, फॉरेस्ट, ये सारी चीजें होती हैं। तो उसके लिए वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 का बना है, जिसपे ये एनजीटी जो है रेगुलेट करती है। साथ ही साथ एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 का है। साथ ही साथ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, साथ ही साथ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 का है। तो ये सारे जो एक्ट के तहत अगर कोई व्यक्ति अगर इन्फ्रिंजमेंट कर रहा है, आपको दिख रहा है कि हाँ यहाँ पानी का पोल्यूशन हो रहा है, यहाँ पे पेड़ काटे जा रहे हैं, यहाँ पे वाइल्ड लाइफ को इम्पैक्ट किया जा रहा है, तो आप एनजीटी पे जाकर के, एनजीटी के समक्ष जाकर के अपनी जो याचिका है वो दायर कर सकते हैं। जी अमित। बिल्कुल, भारत में सतत विकास को बढ़ावा देने में हम इसकी जो भूमिका है मैम, उसे किस तरह से समझ सकते हैं? क्या कुछ रोल एनजीटी का होता है? जी, एनजीटी क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है वो प्रोग्रेसिव सोसाइटी है, यहाँ बहुत आवश्यक हो जाता है कि हम इकोनॉमिक वे में किसी को हैम्पर ना करें, क्योंकि पैसे कमाने का अधिकार भी सबको है, लेकिन साफ इन्वायरमेंट में रहने का अधिकार भी सबको है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोलॉजिकल प्रोटेक्शन, ये दोनों के बीच में बैलेंस बना रहे। ऐसा ना हो कि सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ करती जा रही है कंट्री और इकोलॉजिकल प्रोटेक्शन ना करे, तो आज की जैसी स्थिति है 45 डिग्री 47 डिग्री ये इतना टेम्परेचर जा रहा है, तो इस प्रकार की स्थिति भी ना आए। तो उस चीज को चेक एंड बैलेंस करने के लिए ये एनजीटी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। जी अमित। बिल्कुल, तो हमने बात कर ली एनजीटी पर, और अब हम बात करते हैं कि जो समुदाय होते हैं उनकी क्या भूमिका होती है पर्यावरण संबंधित निर्णय लेने में। जो समुदाय है मैम, हम उनकी सहभागिता कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं, वो इसमें कैसे भागीदार हो सकते हैं? जी, इसके लिए पब्लिक को पार्टिसिपेट करना बहुत आवश्यक है। अगर आप अपने घर के लिए समय निकाल सकते हैं तो अपने पर्यावरण के लिए भी समय निकाले। पब्लिक का जो पार्टिसिपेशन है वो होना बहुत जरूरी है। अगर कोई प्रोजेक्ट हो रहा है तो उस पर एक फीडबैक होना बहुत जरूरी है आम जनता का, कि इस प्रकार से हो सकता है कि यहाँ पे इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन हो। रिसेंटली आपने देखा है कि अगर वो नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ना हो तो कई सारी बड़ी बिल्डिंग्स भी ध्वस्त की जा चुकी हैं। तो इस प्रकार से जो पब्लिक का पार्टिसिपेशन है, पब्लिक का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर सारी पब्लिक आ जाती है सामने और वो अपना कंसल्टेशन देती है, आपस में चर्चा करती है, अपॉर्चुनिटीज देती है, ऑब्जेक्शंस देती है, आक्षेप वगैरह देती है अगर कोई कंपनी, तो उस प्रकार से क्या होता है कि जो बॉडीज है, एनजीटी हो गई, सेंट्रल एंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हो गए, या फिर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट हो गए, उनको इस बात की सूचना मिल जाती है, क्योंकि पब्लिक ने इकट्ठा होकर के ये सारी चीजें, प्रॉब्लम्स को पॉइंट आउट किया है, तो उसको फिर सोल्यूशन हो सकता है। तो इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इन्वायरमेंट का डिसीजन मेकिंग, जो निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है, उसमें लोगों का कंट्रीब्यूशन रहे। तो आप डेफिनेटली समय निकाले, जैसे घर के लिए निकालते, काम के लिए निकालते, पर्यावरण के लिए भी आप समय निकालें। जी अमित। बिल्कुल, हमने समुदाय की बात की, लेकिन मैम पर्यावरण कानून का समर्थन करने के लिए समाज क्या कर सकता है? समाज की क्या भूमिका हो सकती है? जी, इसके लिए सोशल अवेयरनेस की, जैसे अभी हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको एक्ट्स के बारे में बता रहे हैं, क्या चीज पोल्यूशन हो सकती है उसके बारे में बता रहे हैं, उसकी रेमेडीज के बारे में बता रहे हैं, उसके अवेयरनेस के बारे में बता रहे हैं। तो आप इस प्रकार के जो कार्यक्रम है, जर्नल्स हैं, लॉ जर्नल्स है, सेंट्रल जो गजेट है उसका नोटिफिकेशन आप देखिए, स्टेट गजेट का नोटिफिकेशन आप देखिए, अपने आप को वेल अवेयर कर लीजिए। सोसाइटी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि सोसाइटी पर ही ये सबसे ज्यादा इंपैक्ट करता है। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो जो अधिकारी एसी में बैठ के कार्य कर रहे हैं उनको तो कोई मतलब है नहीं, लेकिन जो आम जनता है, जो मेहनती वर्ग है, उनको उस चीज का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। जो पीने का पानी है, वो पानी फिल्टर करने के पास जिनके पास मशीनें हैं उनको तो कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन जो डायरेक्टली वाटर रिसोर्सेज से, कुएं से या नदियों से पानी भर के लाते हैं, उनको ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो आप पे जब सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है तो आप सबसे ज्यादा अवेयर रहें, आप सबसे ज्यादा अवेयरनेस फैलाएं। आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, आप अगर एक चीज ट्वीट कर दें तो उस पे भी कई सारे लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आप अवेयरनेस स्वयं से होकर के, सामने से होकर के फैलाएं। अगर जब तक अवेयरनेस नहीं फैलेगी तब तक फिर लोगों को पता ही नहीं चलेगा, और हमारे पास इतने कम रिसोर्सेज बच जाएंगे, इतने कम पेड़ पौधे बच जाएंगे, और इतने कम वाइल्ड लाइफ जो डाइवर्सिटी है कि विभिन्न प्रकार के जानवर है वो दिखने बंद हो जाएंगे आपको। आजकल आप चिड़िया कहाँ देख पा रहे हैं?
जब आप बचपन में अगर आप अपनी बचपन को देखें तो इतनी चिड़िया होती थी, हम अच्छा लगता था, सारी इन्वायरमेंट वैसा होता था, पेड़ के नीचे बैठ गए। आजकल वो सब कुछ कहाँ आप देख पा रहे हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सोसाइटी भी इन्वायरमेंटल लॉ, जब आपके पास लॉ है तो उसको आप यूज करें, आप उसको इम्पैक्ट इन्फोर्स करें, उसको काम में लाए। अगर कानून बना हुआ है तो उसको आप डेफिनेटली काम में लाए, तभी आपके लिए अच्छा है, आपके आने वाली जनरेशन के लिए अच्छा है। जी अमित। बिल्कुल, और ग्लोबल वार्मिंग हम कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा उदाहरण है, क्योंकि पर्यावरण का संरक्षण हम नहीं कर पा रहे हैं। और मैम आपने बहुत सही बात की कि जब कानून बना है तो उसे हमें अधिकार में भी लाने की आवश्यकता है। और बहुत बार ऐसा होता है कि हमें जानकारी ही नहीं होती कि इस चीज के लिए भी कोई कानून है, हम क्या स्टेप ले सकते हैं, हम किस तरह से कदम बढ़ा सकते हैं। तो लीगल लिटरेसी में हमारी कोशिश यही होती है दर्शकों की हम अलग अलग विषय पर आपको कानूनी जानकारी दें और आपको बताएं कि बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिनका कानून से समाधान हो सकता है। एक पूरी प्रक्रिया का आपको पालन करना होगा। तो आज लीगल लिटरेसी में हमने पर्यावरण कानून पर बात की, हमने इस कानून के हर पहलू को विस्तार से जाना। हाईकोर्ट अधिवक्ता हमारी गेस्ट सिमरन कौर लूथरा जी ने इस विषय पर हमें जानकारी दी। मैम आपका एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद इस शो पर आकर दर्शकों को इस विषय से जुड़ी जरूरी जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ लीगल लिटरेसी में आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।